नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता करने की, उसे आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं इस कोशिश में आप भी शामिल हों और इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। सीमा विवाद पर बातचीत जारी रखेंगे भारत और चीन, तनाव घटाएंगे। सिंधिया के नए पैंतरे से बीजेपी छोड़ने को लेकर अटकलें हुई तेज। विनोद दुआ और आकार पटेल के खिलाफ एफआईआर पर उठे सवाल। अमेरिकी ब्लॉगर का पाक के पूर्व गृह मंत्री पर रेप का आरोप। सोनाली फोगाट के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस बोली गिरफ्तारी हो। और आइए अब आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, चीन के साथ सीमा विवाद पर लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीत के बाद भारतीय सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। सेना ने कहा कि भारत और चीन के अधिकारी सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत चीन बॉर्डर पर पैदा हुए तनाव को दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। सेना ने मीडिया से अपील की है कि इस घटनाक्रम को लेकर बिना आधार के और किसी भी तरह की फर्जी रिपोर्टिंग न करें। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में जारी तनाव पर अहम बैठक थी। भारतीय सेना के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत की ओर से बैठक की अगुवाई की। बातचीत के बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। चीन की तरफ से भी इस मामले में अभी चुप्पी है। जाहिर है कि ये पहले दौर की बातचीत थी। कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना इस बातचीत से कि वो जो बर्फ़ जमी हुई है एकदम से पिघल जाएगी, दोनों पक्ष गले मिल जाएंगे, इसकी संभावना नहीं थी। अलबत्ता ये ज़रूर था कि उच्च स्तर की बातचीत है तो कुछ ठोस बातचीत होगी। जो तनाव बढ़ गया है उसको कम करने के बारे में कुछ फैसले लिए जाएंगे। फैसले लिए गए हैं, नहीं लिए गए हैं, अभी इस बारे में खुलासा नहीं है। लेकिन बातचीत टूटी नहीं है। बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने किसी तरह की नाराज़गी का इजहार नहीं किया है। इसका मतलब है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाएं, उम्मीदें बनी हुई हैं। दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, टेबल पर अपने अपने दावे उन्होंने रखे होंगे और किस तरह से इन दावों को सुलझाया जाए, हमारे पास एक मैकेनिज़्म ऑलरेडी है। उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कूटनीतिक चैनलों के जरिए बातचीत होनी है, अधिकारी स्तर की, कैसे सीमा पर तनाव करने के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन दोनों स्तरों पर बातचीत हुई होगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ अच्छा ही नतीजा निकलेगा। आने वाले दिनों में कई राउंड की बातचीत हो सकती है, ऐसे मौक़ों पर होती है। और चीन बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता है। चीन के साथ यही है कि विवाद थोड़ा लंबे चलते हैं और लेकिन अंततः वो सुलझते हैं। अगर सुलझते भी नहीं हैं तो कम से कम जो टेम्परेचर है सीमा पर वो नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो अपील की है सेना ने मीडिया से, ये बहुत सही अपील है, बहुत ज़रूरी अपील है, क्योंकि हमारा मीडिया हमेशा युद्ध के मूड में रहता है। युद्ध बिकता है, युद्ध को लोग की खबरों को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं। उनको अच्छा लगता है जब भारत के बारे में बढ़ चढ़कर बातचीत की जाती है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे वगैरह वगैरह के नारे लगाए जाते हैं एंकरों के द्वारा, तो लोगों को अच्छा लगता है। ये भावनात्मक उबाल पैदा करना, उन्माद पैदा करना युद्ध के नाम पर, ये उन्हें पसंद आता है और वो टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं और ऐसे एंकर जो इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। लेकिन ऐसे समय संयम और धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। इस उन्माद से टकराव के रास्ते खुलते हैं, समझौते और सुलह समाधान के नहीं। इसलिए ये अपील बहुत वाजिब है। इस अपील पर मीडिया को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार के गोद में बैठा मीडिया है। सरकार अगर निर्देश देगी तो उसको मानना पड़ेगा, अन्यथा वो इसी तरह के उन्मादी तेवर दिखाकर लड़ाने की बातें करता रहेगा। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी ठीक समझे आप भुगतान करें। तो अब अगली खबर लेते हैं।
कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अब बीजेपी छोड़ने वाले हैं और क्या अब वो फिर से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए वापस लौटेंगे? ऐसे अनेक सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी शब्द हटाकर पब्लिक सर्वेंट लिख दिया है। यह कुछ ऐसा ही है जैसा उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले किया था। तब उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के साथ क्रिकेट प्रेमी भी लिख दिया था। ठीक ऐसा ही इस बार हुआ है। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में बेहद नाखुश हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जो वादे बीजेपी की ओर से उनसे किए गए थे उनका परवान न चढ़ पाना सिंधिया की खिन्नता की वजह है। शिवराज की अगुवाई में बीजेपी की सरकार को बने 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन सिंधिया के ज़्यादातर समर्थकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद छोड़कर आए पुराने कांग्रेसी इसीलिए बहुत बेचैन हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी द्वारा पचा न पाना भी खटास की वजह बताई जा रही है। सिंधिया समर्थक सतत दावे कर रहे हैं कि आने वाले उपचुनाव में सिंधिया ही बीजेपी का प्रमुख चेहरा होंगे। उधर बीजेपी फरमा रही है कि चेहरा तो शिवराज ही होंगे, सिंधिया तो केवल सपोर्ट में रहने वाले हैं। हालांकि इन सभी खबरों को सिंधिया ने नकार दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दुख है कि झूठी खबरें सच से तेजी से भागती हैं। बता दें कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को भी अफवाह बताया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 18 बरस तक कांग्रेस की राजनीति करने के बाद 9 मार्च को पार्टी छोड़ दी थी और 11 मार्च को वो विधिवत सदस्यता लेकर बीजेपी के मेंबर हो गए थे। मध्य प्रदेश के 1.5 दर्जन से ज़्यादा उनके समर्थक विधायकों ने भी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और प्रदेश में बीजेपी की फिर से सरकार बन गई थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बेचैन हैं, नाराज़ हैं, नाखुश हैं, कहना चाहिए कि वो असंतुष्ट हैं बीजेपी के अंदर भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनसे जो वादे किए गए थे बीजेपी उनको पूरा नहीं कर रही है। उपचुनाव आने वाले हैं और उसके लिए बीजेपी उन्हें अपना चेहरा नहीं बना रही है, जबकि उस पूरे इलाके में वो इलाका एक तरह से सिंधिया के अपना इलाका कहलाता है। चंबल का जो एरिया है, हालांकि ये सिंधिया दावा करते हैं, सिंधिया का अपना दावा सही नहीं है। वहाँ बीजेपी की अपनी अच्छी खासी आधार है, लेकिन सिंधिया अपना क्षेत्र मानते हैं, ऐसा महाराज का कहना है। बीजेपी तो उन्हें विभीषण के रूप में भी देखती है। बहरहाल ये हो सकता है कि विशुद्ध अफवाहें हों, ये भी हो सकता है कि सिंधिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो बीजेपी पर कि जो वादे किए गए तो उनको तुरंत पूरा किया जाए, जो विधायक छोड़कर आए थे कांग्रेस को उनको मंत्री बनाया जाए, उन सभी को इस उपचुनाव में टिकट दिया जाए। लेकिन बीजेपी के अंदर भी बहुत बेचैनी है इन सब के आने से। वहाँ के जो पहले के नेता हैं वो इनकी काट करने में लगे हुए हैं, सिंधिया की भी काट करने में लगे हुए हैं। तो कहना चाहिए कि बीजेपी के अंदर भी बगावत की स्थिति है। कई नेता वहाँ इतने असंतुष्ट हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी में अगर दूसरे कैंडिडेट दिए जाते हैं तो उनके खिलाफ अभियान चला सकते हैं। तो बीजेपी एक तो अपने अंदर से परेशान है, सिंधिया अपने कारणों से परेशान है। तो ये आने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि सिंधिया को बीजेपी नाखुश नहीं करेगी। इस समय तो अपनी सरकार भी बचानी है, अपनी प्रतिष्ठा भी बचानी है, क्योंकि जो दूसरे दल छोड़कर आ रहे हैं अगर उनके साथ इस तरह का विश्वासघात हो रहा है तो बाकी जगह भी गलत मैसेज जाएगा। जहाँ जहाँ ये तोड़फोड़ की गई है और भविष्य में बीजेपी करेगी वहाँ फिर दिक्कतें आएंगी कि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करती है, तो बीजेपी के साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाईकमान निश्चित रूप से ये बातें अपने दिमाग में रखा होगा और सिंधिया से वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। तो ये अटकलबाजियाँ चलती रहेंगी जब तक सिंधिया राज्यसभा के लिए चुन ही नहीं लिए जाते और उन जो विधायक छोड़ कर गए हैं उनको एक संतोषजनक पद, सम्मान, जगह और जो भी फ़ायदे देने की बात की गई थी वो दे दिए जाते हैं। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शुक्रवार को भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर वरिष्ठ पत्रकार और एंकर
विनोद दुआ के खिलाफ FIR दर्ज की है। नवीन कुमार ने 4 जून को दर्ज अपनी शिकायत में दुआ पर कथित तौर पर दिल्ली दंगों को लेकर गलत रिपोर्टिंग और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के समय उनके बारे में गैर संदर्भित रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। शिकायतों में यह भी शामिल है कि दुआ YouTube पर HW न्यूज़ चैनल पर द विनोद दुआ शो के माध्यम से फर्जी सूचनाएं फैला रहे हैं। एक आरोप यह भी है कि दुआ ने प्रधानमंत्री के बारे में डर फैलाने वाला जैसे अपमानजनक शब्द का कहकर उनका अपमान किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री को कागजी शेर भी बताया था। दुआ ने इस बारे में द वायर को बताया कि पुलिस ने अभी तक मुझसे इस बारे में संपर्क नहीं किया है। जब वे इस बारे में मुझसे संपर्क करेंगे तब मैं इस बारे में सोचूंगा कि आगे क्या निर्णय लेना है। उनका कहना है कि अगले हफ्ते इस बारे में कानूनी मदद लेंगे। उधर मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व कार्यकारी निदेशक आकार पटेल के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ विषय वस्तु पोस्ट करने के लिए एक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला एक पुलिस इंस्पेक्टर ने दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का कथित तौर पर प्रयास किया। पुलिस हिरासत में एक काले अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए पटेल ने 31 मई को एक ट्वीट किया था कि हमारे यहाँ भी दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों, गरीबों और महिलाओं को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इस पर दुनिया की नज़र जाएगी। इस ट्वीट पर उनके खिलाफ जनता को भड़काने और दंगा करवाने के इरादे से टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज कर लिया गया। पत्रकारों और लेखकों को फंसाने की इस तरह की कोशिशें पहले भी हो रही हैं। अभी हाल के ही कुछ महीनों का हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार पर भी तबलीगी चीफ साद को लेकर की गई खबर के लिए सम्मन भेज दिया था। माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली की खबर थी। और तो और गुजराती समाचार पोर्टल के संपादक पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिए गए थे क्योंकि उन्होंने खबर लगाई थी कि भाजपा आलाकमान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे को पद पर बैठा सकता है। तो एक पूरा माहौल बना दिया गया है। जो भी पत्रकार सरकार, प्रधानमंत्री या बीजेपी के खिलाफ लिखता बोलता है उसके खिलाफ इस तरह के मामले फर्जी दायर किए जाते हैं, FIR दर्ज की जाती हैं, उन्हें फंसाने, परेशान करने, धमकाने की कोशिश की जाती है। विनोद दुआ के साथ मैंने 2 साल काम किया है। विनोद दुआ की हिंदुस्तान की पहली जो समाचार पत्रिका थी परख, मैं उसका संपादकीय प्रमुख था, एडिटोरियल चीफ था। विनोद दुआ बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत गवाह के कुछ भी नहीं कहते हैं। उनकी हर चीज़ नपी तुली होती। हाँ, उनका वार करारा होता है, उनके शब्द तीखे होते हैं और उनके सवाल बहुत तीखे होते हैं। उनकी समझ बहुत है, बहुत शार्प दिमाग के व्यक्ति हैं वो। और उन्होंने, हम कह सकते हैं कि भारत में अगर तेज़ तर्रार एंकरिंग का किसी को आदि पुरुष कहा जाएगा, किसी को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें आप जिसने इसकी शुरुआत की थी, तो वो विनोद दुआ ही हैं। उसके बाद उनके साथ काम करने वाले, उनको देखकर सीखने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस विधा को सीखा और अपने करियर में इस्तेमाल किया। तो विनोद दुआ बहुत उस तरह के सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जिस तरह के आरोप टिप्पणियाँ लगाई गई हैं, इनका इरादा बिल्कुल साफ है, उनको बदनाम करना है। अभी IT सेल की ट्रोल आर्मी भी लग जाएगी और दूसरे जो संगठन हैं हिंदुत्ववादी वो भी पिल पड़ेंगे, हालांकि पहले से लगे हुए हैं, अब फिर पिल पड़ेंगे। तो ये एक सिलसिला है जो हम पूरे हिंदुस्तान में होते हुए देख रहे हैं, मीडिया को धमकाने का। हालांकि एक पूरा मीडिया पहले से ही गोदी में बैठा हुआ है। अब जो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, विनोद दुआ हैं या दूसरे पत्रकार हैं, उनको भी डराने धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। ये उसी का हिस्सा है, पूरे देश में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही हो रहा है, पूरे देश में। जैसे आकार पटेल बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन जाहिर है कि वो गुजरात सरकार, गुजरात दंगों, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में थोड़ा क्रिटिकल लेख लिखते रहे हैं, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया जाता रहा है। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाली एक अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची ने पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाया है। रिची ने पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर भी शारीरिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। सिंधिया के मुताबिक दोनों घटनाएं 2011 की हैं। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सत्ता में थी। फिलहाल पार्टी की कमान बेनज़ीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। सिंथिया ने
शुक्रवार को फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जब वो राष्ट्रपति भवन में रहती थी 2011 में, तब उनके साथ ये दुर्घटना हुई। और ख़ास बात यह है कि रिची अब प्रधानमंत्री इमरान खान की सोशल मीडिया टीम में है। अब इस राजनीतिक दांवपेच को आपको समझना पड़ेगा। रिची ने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुझे ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था, मैं चुप रही क्योंकि पीपीपी सरकार में मेरी कोई मदद नहीं करता। मैं अब किसी का भी सामना करने को तैयार हूं। सिंथिया का दावा है कि उन्होंने घटना की जानकारी पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी दूतावास को दी थी, लेकिन वहां से सही जवाब नहीं मिला। सिंथिया ने शनिवार को भी कुछ ट्वीट किए। कहा, पीपी नेता मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेप कल्चर बंद होना चाहिए। महिलाएं एकजुट हों और बच्चों को इस घृणित काम के बारे में जानकारी दें। वैसे ये सिर्फ पीपीपी का मामला नहीं है, कई सियासी पार्टियों ने मेरा शोषण किया। मैंने कभी परिवार को भी इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया। मैंने हमेशा पाकिस्तान की एक सॉफ्ट ईजियो न्यूज़ के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी ने सिंथिया के आरोप सिरे से खारिज कर दिए हैं। कहा उन्होंने कि क्या एक प्रधानमंत्री ऐवान सदर, पाकिस्तान का राष्ट्रपति भवन का नाम है ये, में इस तरह की हरकत कर सकता है। रहमान मलिक ने अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मलिक गृह मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी रहे हैं और उन्होंने ये सब को बनाने में बड़ी मेहनत भी की है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया की मेंबर हैं इमरान खान की, तो ये चुनावी और राजनीतिक पैंतरेबाजी भी हो सकती है कि इस महिला ने अभी ऐसा क्यों कहा, ये टारगेट क्यों किया जा रहा है। जब इमरान कमज़ोर लग रहे हैं तब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है पीपीपी के नेताओं पर। या अगर इसमें सच्चाई है तो पहले क्यों नहीं बोली। अगर इसकी जानकारी उन्होंने अमेरिकी दूतावास को दी थी तो अमेरिकी दूतावास के पास इसके रिकॉर्ड होंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस पर जब तक पूरी जांच ना हो कहा नहीं जा सकता। बाकी ये तो जानी मानी बात है कि राजनीतिक हलकों में महिलाओं का अत्यधिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, ये छिपी बात नहीं है। और अगर ये आरोप सच भी हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो ढांचा है, राजनीतिक ढांचा, उसमें भी एक सामंतीपन अब आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी उसी तरह का सामंतीपन है, वहाँ ज़्यादा है। वहाँ कठमुल्लापन भी है और सामंतीपन भी है, और उसमें महिलाओं का शोषण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे यहाँ भी महिलाओं का शोषण होता है और विभिन्न राजनीतिक दलों में होता है, राजनीतिक दलों में, सरकारों के अंदर होता है। तो ये हम जानते हैं कि दोनों ही मुल्क आखिरकार एक ही सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, उसी रिवायत से निकले हैं, तो जाहिर है कि वो सब है। लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर एक महिला ने एक आरोप लगाया है, रेप का आरोप हल्का फुल्का नहीं होता, उसे यूं ही हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता, बहुत गंभीरता के साथ इसको देखना चाहिए। लेकिन इसके राजनीतिक पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और आइए अब आज की सबसे आखिरी बड़ी खबर लेते हैं। टिकटॉक स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट द्वारा शुक्रवार को मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ मारे जाने के मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया है। मार्केट कमेटी के कर्मचारी सोनाली फोगाट के विरोध में उतर आए हैं। पूरे प्रदेश में मार्केट कमेटी के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन हुए हैं। वहीं हिसार के बालसमंद में मार्केट कमेटी कर्मचारियों के साथ साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मांग है कि सोनाली को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सोनाली के खिलाफ भिवानी, हिसार, सिरसा, गोहाना आदि जिलों में मार्केट कमेटी के दफ्तरों के बाहर जोरदार नारेबाजी हुई। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका कहना है कि कर्मचारियों के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो पूरे हरियाणा में इससे उबाल आ गया है, इसका विरोध हो रहा है। सोनाली फोगाट का चरित्र कुछ इसी तरह का है, कुछ इसी तरह का स्वभाव है। वो पहलवानी की बैकग्राउंड से आती हैं। उनके ट्वीट भी देखिए, वो नफ़रत से सराबोर होते हैं, एक समुदाय को टारगेट करती हैं। और यहाँ भी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, सार्वजनिक इजहार कर रही थी। तो ये देखने की बात है कि एक पार्टी के मेंबर इस तरह की हरकतें करती हैं और उसकी पार्टी उस पर अंकुश नहीं लगाती है, जिससे वो बेलगाम होती चली जाती हैं। लेकिन शायद अब बीजेपी का कैरेक्टर भी ऐसा बन गया है कि जब इस तरह की हरकत करने वालों को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, कोई गाली
दे, कोई किसी को थप्पड़ मार दे, कोई किसी के बारे में कुछ अश्लील बातें कर दे, कोई भड़काऊ बयान दे दे, तो ऐसे लोगों की अब बीजेपी में बड़ी कदर होने लगी है। उनको बहुत तरह के इनामो इकराम से नवाजा जाता है, उनकी तरक्की भी बड़ी जल्दी होती है। तो मानना चाहिए कि सोनाली फोगाट भी, हो सकता है अभी उन पर आक्रमण हो रहे हों, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर दबाव है तो शायद वो उस पर कार्रवाई भी करना पड़े उनको, लेकिन आगे चलकर इसका फ़ायदा मिलेगा। वो कहते हैं ना कि बदनाम नहीं हुए तो क्या नाम नहीं होगा, तो सोनाली फोगाट इससे बदनाम तो हो रही हैं, लेकिन उनका नाम भी हो रहा है और बीजेपी में भी वो अब एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं। ये उनको फ़ायदा होने वाला है। जो बीजेपी का अभी पिछले कुछ समय का इतिहास है वो यही बताता है। और अब इस बुलेटिन के अंत में हम कोरोना की अपडेट देते हैं और उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं बहुत संक्षेप में कि भारत अब कोरोना से संक्रमित मामलों में दुनिया में 6ठे नंबर का देश हो गया है। उसने इटली को पीछे छोड़कर ये 6वां स्थान हासिल किया है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 9,887 मामले आए हैं, मतलब 10,000 की संख्या छूने वाली हैं। हो सकता है कल हम उस आंकड़े को भी पालें। 294 लोगों की मौतें हुई हैं। कुल संक्रमित अभी तक हो गए हैं 2,36,657 और कुल मौतें हो गई 6,642। कुल ठीक होने वाली की संख्या है 1,14,073। देश में 1,15,942 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा संक्रमण की रफ्तार है। तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन और इलाकों में भी फैल रहा होगा। टेस्टिंग कम हो रही है। यूपी, बिहार बहुत कुख्यात हैं इस मामले में। वहाँ टेस्टिंग भी नहीं हो रही, क्वारंटाइन भी ठीक से नहीं हो रहे हैं, सुविधा भी नहीं है, तो वहाँ भी आप मानिए कि हालात बिगड़ रहे होंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। कोरोना से संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़तरे के निशान की तरफ। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच। कल मतलब सोमवार को, कल उस दिन की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।